आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुष्पिंदर कुलशरस भाई, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत जानी पहचानी हस्ती हैं। पूरी दुनिया में जो इस वक्त हिंदू ह्यूमन राइट्स के लिए बात करने पर जो फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, उनमें इनका नाम बहुत ही आगे है, बहुत ही नुमायां है। आपकी जो रिज्यूमे है उस पर एक नज़र डालें तो बहुत सारे आपके काम हैं। जर्नलिज्म से आपकी वाबस्तगी रही, और वो जो वाबस्तगी है वो उनकी बातों में झलकती है। और एक दर्द है, एक कर्ब है कि क्यों भारत, जो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है, जो दुनिया की फाउंडेशन की जड़ है, उसके ख़िलाफ़ और उसके बासियों के ख़िलाफ़ दुनिया में क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं। चलिए, दुनिया तो ज़रा दूर की बात है, भारत के अंदर क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं। बहुत सारे बड़े मीडिया आउटलेट्स के साथ जुड़े रहे, मुस्लिम कल्चर में ही पले बड़े, और मुस्लिम कल्चर को उसी तरह समझते हैं जिस तरह मैं समझता हूँ इंडिया का मुस्लिम कल्चर भारत का मुस्लिम कल्चर है। और मैं बार बार अपने बारे में ये कहता हूँ कि आई एम अ हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ, जिसका मतलब ये है कि मेरी जो हिंदू आइडेंटिटी है वही असल में आइडेंटिटी है, और जो मेरा फेथ क्लब है वो है इस्लाम। ये ऐसे ही है जैसे कोई रोटरी क्लब हो, लॉयन क्लब हो, लेकिन जो असल आइडेंटिटी है, जो जड़ें हैं, वो है मेरी हिंदू सिविलाइजेशन, मेरी हिंदू आइडेंटिटी। जब मैं ये बात बार बार कहता हूँ तो बहुत सारे मुस्लिम्स, मेरे बहन भाई और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ओरिजिन के, वो लाठियाँ लेकर ट्विटर पर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हिंदुत्व के हामी हो। मैं उनसे कहता हूँ हाँ मैं हूँ, इसलिए हूँ कि हिंदुत्व में पीस है, और हिंदुत्व को ना तो आप समझते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, ना ही वेस्ट समझता है। हमारे भाई पुष्पिंदर जी का जो वैसे परिचय है वो बहुत ही फैला हुआ है, उनका प्रोफाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी बातचीत चलेगी आगे, वो सारी बातें बीच में आएंगी। मैं अपने और आपके बीच अब ज़्यादा रुकावट नहीं बनना चाहता पुष्पिंदर भाई के लिए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जी पुष्पिंदर भाई, कैसे हैं आप? आदाब जी, आपको जब भी मैं कभी आपकी तकरीर सुनता हूँ तो वो जो आपका लखनवी लहजे का आदाब है वो हमेशा मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो इतने अच्छे अंदाज में आदाब कह भी नहीं सकता। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कल्चर में तो अस्सलाम वालेकुम बहुत हुआ करता था उस जमाने। जी जी और जी। आपको थोड़ा सा एक बिल्कुल दूसरे नुक्ते नज़र से देखा जाता था। तो हम तो अस्सलाम वालेकुम वाले बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज। तो हमारी ज़िंदगी, हमारा बचपन, हमारी तालीम, तरबियत, तमाम सारी चीज़ें उसी पस मंज़र में हुई हैं। और हम उस वक्त बचपन में बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे साथी जो थे वो हमारा नाम पूरा नहीं ले पाते थे, तो कोई पुष्पिंदर कहता था, कोई पुशिंदर कहता था। तो और कुलश्रेष्ठ तो मैंने अपना सरनेम लगाया ही नहीं, क्योंकि इट वाज टू डिफिकल्ट। तो मैंने सिर्फ कहा कि भाई आप जो दिल चाहे ले लें, लेकिन आखिर एक लंबे वक्त तक मैं पुष्पिंदर खां के नाम से यूनिवर्सिटी में जाना जाता था। तो अब हज़ारों लाखों बच्चे थे वहाँ, और कोई 40,000 की स्ट्रेंथ थी, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, वालिद साहब वहीं थे। तो कभी ये एहसास ही नहीं हुआ हमको कि हम हिंदू हैं या कोई हमारी हिंदू आइडेंटिटी है। जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर रहे थे। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि उस दिन हमको लगा कि शायद हम आज हिंदू हैं। और उससे पहले शायद ना तो कभी हम मंदिर गए थे, ना हमने कभी कोई पूजा की थी, क्योंकि 40,000 के आसपास की स्ट्रेंथ थी कैंपस में, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। हम, हमारे वालिद साहब, हमारी बहनें, हम सब वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े। लेकिन 79 में एक हादसे ने हमको ये एहसास कराया कि आपकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, और आप कितना भी कल्चरली आप उस माशरे में रहे हों जो वहाँ का प्रोडोमिनेंट जो कल्चर होता है। तो हम तो नमाज भी पढ़ी, अजान भी दी, कुरान भी पढ़ा, और सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी के हर हिस्से में हम मुसलमान की तरह ही रहते थे। कभी एहसास ही नहीं था कि हम हिंदू हैं, कभी हमारे दोस्तों ने कभी एहसास नहीं कराया।
लेकिन 1979 में एक ऐसा वाकया हुआ, उसके बाद से जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर एक स्कार खिंच गया और आप फिर उस हादसे को कभी भूल नहीं पाए। हमारे वालिद साहब का आंख का ऑपरेशन था और वो शहर के एक बड़े नामी हॉस्पिटल में एडमिट थे और हम तमाम सारे बच्चे घर में थे। 79 में उस समय हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत जो थी वो कांग्रेस पार्टी की नहीं थी, आप जानते हैं जनता पार्टी की हुकूमत थी। दिल्ली में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, चरण सिंह होम मिनिस्टर थे और उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन ट्रेन में भर के वहां से यहाँ आ रहा था और मैं गालिबन उस वक्त 79 में आई वॉज इन 9th क्लास। तो वो यहाँ आया और यहाँ कुछ वो ट्रेन, क्योंकि लड़कों की जो एक कैफियत होती है मेजोरिटी में कि जब सारे लड़के होते हैं तो कोई लड़की हो या कोई खवातीन हो तो लोग थोड़ा जरा छेड़ने छाड़ने का वो कर रहे थे। किसी गांव की एक देहाती लेडी थी उसमें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लड़के स्टूडेंट्स वहीं बैठे हुए थे और पूरी ट्रेन पे उनका कब्जा था। वो लोकल पैसेंजर ट्रेन है, AGN के नाम से जानी जाती है, अलीगढ़ दिल्ली गाजियाबाद वो आती है और सुबह आती है, शाम में चली जाती है। तो वो शुरू हुई थी शुरू में, तो उसमें लड़के आए। तो गाजियाबाद के पास एक जगह है दादरी, वहां पे कुछ लड़कों ने किसी गांव की एक देहाती औरत के साथ कुछ छेड़खानी की, कुछ उल्टा सीधा कहा या कुछ हाथ वाथ कहीं लगा दिया। और उसमें हुआ ये कि ये बड़ी यहाँ जो पूरा गाजियाबाद से लेकर के जो पूरी कम्युनिटी है, ये बड़ी मार्शल कम्युनिटी है, गुजर कहते हैं उनको हमारे यहाँ, गुजर कम्युनिटी को। तो वो तमाम स्टेशन पर रोक राख लिया, फिर वो मारपीट हो गई। तो हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे पास ये खबर पहुंची शाम में, जब वहां सायरन बजने लगा। तो सायरन का हमारे यहाँ मतलब ये लगाया जाता है कि जब बहुत सारे सायरन 10-20 इकट्ठे बजने लगे तो उसका मतलब होता है कि तमाम तलबा जो अपने हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो रेजिडेंस में वहां हैं, वो तमाम सारे लोग घरों को छोड़ करके यूनियन हॉल है वहां पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि कोई यूनिवर्सिटी पे आफत आ गई है, कोई बहुत इमरजेंसी है। तो हम 9th क्लास के थे तो खेलते खालने वाले दिन भर हमारी जिंदगी वहां रहती थी, लेकिन हम भी वहां सब देखने के लिए चले गए। वहां पे जाके तकरीरें हुई और वहां तकरीरों में कहा गया कि भाई वहां RSS के लोगों ने ट्रेन को रोक लिया और फिर 50 स्टूडेंट्स की कत्ल कर दिया गया है। ये तमाम खबरें थी, एक अफरा तफरी का माहौल था। अली मोहम्मद साहब खुसरो साहब वहां के वाइस चांसलर थे। तो उस पस मंजर में देखा कि धीरे धीरे वो एकदम बात फैलती चली गई और पता नहीं कितने मरे कितने नहीं मरे। और आखिर में ये हुआ कि कैंपस में जो 3-4 फैमिली रहती थी हिंदू की, उनके घरों में लोगों घुस गए। किसी के डॉक्टर D कुमार थे, उनकी जो मिसेस थी, उनकी साड़ी कपड़े सब ब्लाउज फाड़ दिए लोगों ने। हमारे घर में वही लोग घुसे जो हमारे साथ दिन भर उठने बैठने वाले लोग थे, जो हमारे बड़े भाइयों के क्लासमेट थे, जो हमारे साथ खेलते थे। तो एक अजीब सा फील हुआ और हम बार बार ये कहते रहे कि भाई शासिद भाई आप जानते हैं हमें, लेकिन उस वक्त जो जुनून सवार था उनके अंदर, लोगों ने घर को लूटा, तमाम सारी चीजें ले ली और हम सब लोग सहमे हुए। और पहली बार एक ऐसा इनकाउंटर हुआ जिंदगी में कि ये भी ऐसा हो सकता है, ये दंगा का क्या कैफियत होती है, मेजॉरिटी किस तरीके से डराती है। तो वो तमाम सारी चीजें हुई, लेकिन हमारे वालिद साहब जब ऑपरेशन के बाद लौटे तो उन्होंने ये हिदायत दी घर में कि जो भी कुछ हुआ है ये यही हुआ है, इसे किसी बाहर जिक्र नहीं करना है, न इसका कहीं किसी से बोलना है। तो हम लोगों ने एक तरीके से, जैसे वो उर्दू में एक अल्फाज है कि जम कर लिया, हमने मान लिया कि ये कुछ हुआ था लेकिन हम भूल गए उसको। लेकिन वो क्योंकि मैं अपनी फैमिली में जरा ज्यादा खेलने खालने में रहा और वहाँ की सोशल लाइफ में बहुत इन्वॉल्व रहा, तो बड़े होते होते तक वो तमाम सारे चेहरे हमारे साथ ढाबों पे मिला करते थे जिन्होंने हमारे घर में आए। और वालिद साहब के 2-3 जानने वाले थे, बिलग्रामी साहब वगैरह, उनको मारा। और एक साहब ने मुझे वो जुमला बोला, वो मुझे आज तक याद रहता है ताहिर भाई। उन्होंने कहा कि जब उन बुजुर्ग साहब को मारा, उनका चश्मा भी गिर गया बेचारे, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। उन्होंने कहा कि इस पंडित के घर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो भी लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और उनको जब मारा तो किसी ने कहा कि तो तुम जैसे मुसलमानों की वजह से आज जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत है। तो उसके बाद से एक, जैसे कहते हैं ना, कॉर्ड टूट गया हम लोगों का। और फिर कोई हम लोग उसके बाद 85 तक यूनिवर्सिटी में रहे, लेकिन आज तक उस पूरे वाक़े को कभी किसी हमने गुफ्तगू में नहीं देखा और कहीं हमने इसको नहीं देखा कि यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा हादसा हुआ। एक प्रोफेसर जौहरी साहब थे, उनका भतीजा था, उसकी लाश हमारे घर के पास पड़ी रही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। वाइस चांसलर की बगैर परमिशन के पुलिस नहीं आ सकती थी, 3 दिन तक पुलिस नहीं आई। तो वो जो एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि आप अंदर तक सिहर गए हों कि ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ आप उठते हैं बैठते हैं वो आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं।
तो वो उसके बाद से वो मेरे दिल में रहा और हमारी तमाम सारी बहनें वहाँ से पीएचडी की, रिसर्च की, सब टॉपर थे। वो किसी ने भी यूनिवर्सिटी में जॉब लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की कि हमें यूनिवर्सिटी में जॉब करना है। और वालिद साहब की सर्विस करीब 85 के बाद फिर ख़त्म हो गई, फिर हम लोग चले गए। तो उसके बाद मैं ही एक अपनी फैमिली में था जो नॉन गवर्नमेंट जॉब में, बाकी मेरी फैमिली में ज़्यादातर मेरी बहनें लेक्चरर और डॉक्टर या प्रोफेसर रहीं, भाई सारे मेरे इंजीनियर रहे। तो मैं सहाफ़त में आ गया। तो वो धीरे धीरे फिर मैंने सहाफ़त में भी देखा कि यहाँ पे भी एक ख़ास किस्म का कल्चर है कि यहाँ आप अगर कोई बात मुसलमान के सिलसिले से कहते हैं तो आपको टैग कर दिया जाएगा, यू आर कंजर्वेटिव, यू आर एंटी मुस्लिम। तो ये बात मुझे उतरती नहीं थी जब कोई कहता था कि आई एम एंटी मुस्लिम, आई एम एंटी इस्लाम। मैं कहता था मेरी पूरी जिंदगी तो उसी के बीच में गुजरी है, अब अगर यहाँ ये टैग किया जाता। तो उस जमाने आप सोचिए कि मैं जब दिल्ली की सड़कों पर घूमता था ताहिर भाई, तो मेरे मुंह से हमेशा निकलता था अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। तो लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मुझे यहाँ लगा कि यहाँ दूसरा कल्चर है, यहाँ लोग बड़े उस अंदाज में देखते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। तो कुल मिलाकर के ये होता था कि शाम के 7 बजे मैं दिल्ली के फुटपाथ पे अक्सर घूमता था और सड़क पे अपने दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करने की प्रैक्टिस करता था कि कैसे नमस्ते कर सकते हैं। तो अब आदमी इस बैकग्राउंड से आया हो और उसका ये वो रहा हो, तो एक लंबे वक्त तक मैंने अपना कैरियर शुरू किया। संडे मेल से अखबारों में गया, फिर टेलीविजन में गया, फिर बीबीसी में 3 साल गुजारे और उसके बाद पाकिस्तान का एक प्राइवेट चैनल है आज टीवी, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जॉब मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। खैर वो जॉब मुझे मिली और कोई 12 साल तक मैंने जितनी मुझसे ईमानदारी से एक प्रोफेशनल के नाते किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो जॉब छोड़ा तो प्रेस क्लब में भी मैं कोई 4 साल तक यहाँ का सीईओ प्रेस क्लब का रहा। उस पॉलिटिक्स में मैंने एक अजीब बात देखी कि लोगों ने मुझे कहा कि जब मैं चुनाव 4 बार जीता तो कुछ लोगों ने मुझे आईएसआई का एजेंट बताना शुरू किया, और जब मैं चुनाव 4 बार जीतने के बाद 5वीं बार वहां से हार के बाहर आ गया तो कुछ लोगों ने अब कहा कि साहब ये आरएसएस का एजेंट है। तो मैं सोचने लगा कि कितना जो हमारी सहाफत है वो कितनी सुपरफिशियल है कि वही लोग जो दिन रात बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में हो, चाहे उसकी डिप्टी एडिटर हो, बीबीसी, वो तमाम सारे लोगों के चेहरों से मैंने नकाब उतरते हुए देखा। तब मुझे लगा कि बड़ा फेक किस्म का ये मीडियम है और इसमें जो लोग अपना दावा करते हैं कि हम बहुत लिबरल हैं, उनको जब पास से मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं भाई। इनका लिबरलिज्म एक अजीब किस्म का है, आपका लिबरलिज्म कुछ अजीब किस्म का है। तो जब तक मैं एक पाकिस्तान की जॉब करता था तो मैं बहुत लिबरल था और मैं बहुत अच्छा था। बीबीसी में करता था तब भी बहुत लिबरल्स मेरे बड़े साथ में रहते थे। और उस जमाने आपको 9/11 हुआ, जो बंबई वाला हमला, उसमें एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया। तो यहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामी पत्रकार जो थे उसमें शामिल थे और वो बहुत ज्यादा बातचीत करते थे। लेकिन जब मैं प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में, जब वो उनको बेचारों को कोई दिल्ली में उनको तैयार नहीं था, उसमें कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुआ, कसूर से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो भी उसमें शामिल थे, कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट उसमें शामिल थे। तो मैंने देखा दिल्ली में कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, ठीक है मेरी आइडेंटिटी क्या है क्या नहीं है, मैं प्रेस क्लब इंडिया का सीईओ हूं। तो मैंने कहा नहीं आप आए। और उस वक्त मैंने बड़े बड़े सेकुलर लोगों को देखा जिनका मुझे लगता है कि वो शायद सुबह सुबह नहाते भी सेकुलरिज्म में हैं, खाते भी सेकुलरिज्म में हैं और सोते भी सेकुलरिज्म में हैं। उन तमाम लोगों ने कहा कि ये पुष्पिंद पागल हो गया है और पाकिस्तानियों को बुला रहा है और इनको कोई मंच नहीं दे रहा है और तुम मंच दे रहे हो। मैंने कहा देखिए मैं यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हूं, मैं हिंदू हूं और नहीं हूं ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। जो प्रेस का काम है मुझे करना चाहिए। और वो 50-60 लोगों का मैंने डेलीगेशन बुलाया। तो मेरे ही साथी जो अब तक पाकिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी राय रखा करते थे, उन्होंने सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी लाइन टो नहीं कर रहा था, तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ भी एजेंडा चलाया। फाइनली वन डे आई डिसाइडेड, मैंने कहा यार मैं जिस पर्पस से जर्नलिज्म में आया था वो मेरा एक अपना कमिटमेंट था। मुझे पैसा नहीं कमाना था, मुझे 56 करोड़ की कोठी नहीं खरीदनी थी, मुझे नेताओं से संपर्क नहीं बनाना था, मुझे एमपी एमएलए की लाइन में नहीं लगना था। तो मैंने डिसाइडेड कि भाई अब हमारे पास एक मीडियम है, इस सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल। तब फिर मैंने अपनी बात कहना शुरू की और आज मुझे लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कोई आरएसएस का एजेंट कहता है, कोई विश्व हिंदू परिषद। तो कुल मिलाकर के मैंने ये देखा है कि जब भी आप कोई बात ऐसी कहेंगे जो एक पॉपुलर जो आपका नैरेटिव होता है, अगर आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। और वो हुआ। और 3 साल से जब मैं ये कहने लगा तो धीरे धीरे अब उन लोगों की गिनती कम हो गई है और एक बहुत बड़ा दूसरा सेगमेंट मैंने खड़ा किया और मैंने कहा कि देश को रीजन के साथ, रेफरेंस के साथ, लॉजिक के साथ, किताबों के साथ वो बातें बतानी चाहिए जिसकी वजह से इस देश में एक बड़ी प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। और मुसलमान की बुराई को, अगर मुसलमान की कमी को अगर आप मुसलमान की कमी कहेंगे
तो लोगों में एक खास किस्म का मैंने एटीट्यूड देखा, तो मुझे लगा कि ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी हिंदू ने गलत किया है या किसी मुसलमान ने गलत किया है, तो हिंदू को क्रिटिसाइज करना एक फैशन है, और मुसलमान के बारे में बोलना जो है, आप जो है थोड़ा सा राइट विंगर हैं, आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप फ्रिंज हैं। देन आई डिसाइडेड कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, लेकिन फिर मैंने कहना शुरू किया, और फिर आज जो मेरा सफर है वो इस वजह से यहाँ पहुंचा, और आज 3 साल मुझे हो गए। और मैंने कहा कि जो बातें मुझे पता हैं, जो नहीं पता हैं, जो नहीं कहना चाहते लोग, उन तमाम किताबों को मैं पढ़ता हूँ, उन रेफरेंसेस को पढ़ता हूँ, और जो जिंदगी में पर्सनल तजुर्बात हैं, जो पाकिस्तान में भी रहा। यहाँ मैंने कई बार अपनी मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान के मीडिया को जब आप भारत से कंपैरिजन करते हैं, तो उस मामले में बहुत जगह हम देखते हैं कि भारत के मीडिया का जिस तरीके से, जैसे वो अडवाणी जी ने एक बार कहा कि भाई यहाँ के मीडिया वालों से कहा गया था इमरजेंसी में कि आप थोड़े से झुक जाइए, यहाँ के लोग लेट गए। तो यहाँ ये एक एटीट्यूड है लोगों का, और लोग अलग अलग हैं। अब तक एक नैरेटिव रहता था तो मीडिया का टोन भी वैसे होता था, अब हुकूमत बदली है तो मीडिया का टोन भी बदला है। तो मुझे लगता था कि कहते हैं कि अभी भी जो है वो बात नहीं कह पा रहे, और जब भी कोई बात आती थी तो मीडिया बड़ा अपोलोजिस्टिक हो जाता है, जैसे कहेंगे कि भाई देखिए एक मजहब के लोगों ने ऐसा किया, और जब कोई बात हिंदू पे आएगी तो कहेंगे साधु ने ऐसा किया, और मरने वाले का नाम भी बताएंगे, मारने वाले का भी नाम बताएंगे। तो मुझे लगता था कि दिस इज प्योर हिपोक्रेसी। और अगर आपको मीडिया में रहना है तो फिर आप मीडिया की तरह बात करें, और अगर आपको यही सब करना है तो बेटर टू रिजाइन एंड देन ज्वाइन। फिर उसके बाद पब्लिक में जाके कहिए, फिर आप अपनी एक राय रखिए। तो मुझे थोड़ा सा शुरू में दबाव बहुत था मेरे ऊपर, तो फिर मैंने डिसाइड किया ताहिर भाई, और मैं आज जो है वही सब बातें कह रहा हूं। और मैं देखता हूं कि बहुत लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रिटायर जो लोग डीजीजी हैं या लेफ्टिनेंट कर्नल हैं या प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि जो बात हम नहीं कह पाए पूरी जिंदगी वो आप कह रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि आप पूरी जिंदगी झूठी बोलते रहे और आपको लगा क्या कहते हैं कि अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पे सच बोले। मैंने कहा आप तय करते अपनी जवानी दांव पे लगाते और फिर लोगों को बताते। अब आप कहेंगे भी तो लोग कहेंगे पूरी जिंदगी आपने तो गलत काम किया, अब आप आपके आके यानी प्याज खा के मुसलमान बनने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा मैंने कहा कि बीच उसमें रास्ते में अपना जॉब छोड़ते हैं और इस काम को करते हैं, देखते हैं अगर हमारी बात सच होगी तो लोग सुनेंगे और हमारी बात नहीं सच होगी तो लोग नहीं सुनेंगे। और आज मुझे लगता है कि इस देश में एक रेनासा जिसे कह सकते हैं, लोग इतिहास को जानना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, लॉजिक के रीजनिंग के साथ जानना चाहते हैं, इमोशनल तरीके से नहीं जानना चाहते। यही शायद वजह है कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूं और दुनिया भर में लोग मुझे बुलाते भी हैं, कभी यूएस में लाइव करते हैं, कभी आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, कभी हिंदू जागरण मंच करते हैं, कभी एबीवीपी वाले बुलाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों को शायद पहली बार ये लग रहा है कि हुकूमत से दूर रह करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं।